गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक हो गया आहार नाल और दूसरा हो गया पाचक ग्रंथियां। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है दो भागों में बटा होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और ये डाइजेस्टिव ब्लैड। अच्छा, इसको पाचक ग्रंथियां कहें या सहायक पाचक ग्रंथियां भी से हम बोलते हैं। कहीं कहीं आपको सहायक पाचक ग्रंथियां भी लिखा रहेगा, मतलब ये पाचन की क्रिया में सहायता करती है, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल का। आहार नाल एक पतली लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है और ये कई जगहों पे टेढ़े मेढ़े आकृतियों होती है, कहीं चौड़ी होती है, कहीं थोड़ी पतली होती है, कहीं एक में उलझी हुई होती है। लेकिन ये नली मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक खुलती है और बीच में कहीं कोई इंटरप्शन नहीं होता है। तो इसके कई अलग अलग भाग होते हैं। तो आहार नाल के भाग हम देखें तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा द्वार। आहार नाल इस कितने भागों में बटी होती है और मनुष्य की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें से 6 से 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत होती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा की कि मुख गुहा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम लोग देखते हैं मुख गुहा। जिसे बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। मुख गुहा जो होता है ये बाहरी तौर पे ऊपरी और निचले होस्टों के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है और ये एक पूरी कैविटी होती है जिसके अंदर मुख्य रूप से पाचन में सहायता देने वाली 3 संरचनाएं होती हैं। एक हो गया दंत, दूसरा हो गया जिह्वा और लार ग्रंथियां। लेकिन यहाँ हम लोग केवल दंत और जिह्वा की बात करेंगे, बाकी लाल ग्रंथियों की बात हम आगे पाचक ग्रंथियों में करेंगे। तो यहाँ हम पहले देखते हैं दंत। तो मनुष्य के दांत की जो विशेषता होती है मनुष्य के दांत की 3 विशेषता होती है, हीपोडंट, हेट्रोडंट एंड डाइफायोडंट। अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भदंती, विषमदंती और ये द्विबारदंती। मनुष्य के दांत की 3 विशेषता होती है। थीकोडंट अर्थात गर्भदंती, इसका मतलब होता है कि मसूड़ों में धसे होते हैं। हेट्रोडंट विषमदंती, इसका मतलब ये होता है कि ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के अलग अलग होते हैं संरचना और कार्य के आधार पे। और डायोफायोडंट का मतलब है कि द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब जीवन में 2 बार आते हैं ये, एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। थोड़ी सी हम लोग दांत की संरचना के बारे में देख लें। ये दांत कुछ इस प्रकार से होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। इसका एक होता है हेड, बीच वाला भाग होता है नेक और नीचे वाला जो भाग होता है रूट बोला जाता है।
अर्थात जो हड्डियों में जबड़ों में धंसा होता है वो रूट कहलाता है, और जो मसूड़े वाले हिस्से पाया जाता है वो भाग नेक का होता है, और सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, हेड, या इसको क्राउन भी बोलते हैं। हेड को हम क्राउन भी बोलते हैं। और इसमें एक पतली नलिका रूपी संरचना होती है, और जो एक कैविटी, एक गुहा बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी, और इसमें ब्लड वेसल्स फैली होती है जिसके द्वारा इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। और इसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है इसको हम हेड कह रहे हैं, इस पे इनेमल की एक परत होती है। इनेमल नामक ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत ही हार्ड पार्ट होता है। ये पूरे शरीर की, मनुष्य की शरीर में सबसे कठोर भाग होता है, जो इसके सबसे ऊपर पाया जाता है। और जो जड़ इसकी होती है वो मसूड़ों में धसी होती है। ये एक आपको सामान्य जानकारी दांत के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं मनुष्य में। इसके प्रकार में हम आते हैं, एक देखिए गर्ददंती तो मसूड़ों में धसा हुआ है, और दूसरा विषम दंती तो कई प्रकार के। तो मनुष्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक हो गया इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं, इसको रदनक बोलते हैं, इसको प्रीमोलर बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं। ठीक है। इंसाइजर का काम क्या होता है, यह किसी भी चीज को, खाने वाली जो वस्तु होती है कोई भी, उसको काटने के काम में आता है। कैनाइन क्या होता है, रदनक जो होता है ये किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम आता है, और यह जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उसमें ज्यादा विकसित होता है, ये नुकीला होता है। और जो मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है क्योंकि उनमें चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होता है। प्रीमोलर जो है इनको आप चौड़क बोलते हैं, चबाने का काम करता है। मोलर भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। इनकी संख्या को हम लोग एक दंत सूत्र की सहायता से देखते हैं, जो 21, 23 बटे 21, 23 गुणे 2, अर्थात ये दंत सूत्र, इसे दंत सूत्र बोला जाता है। इसमें ये हो गया आपका इंसाइजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, और ये हो गया मोलर। ऐसे ही ये अपर जा हो गया और ये लोअर जा हो गया, अर्थात ऊपरी जबड़े में भी यही अनुपात होता है और निचले जबड़े में भी यही अनुपात होता है। अर्थात जैसे कि कोई जबड़ा बनाते हैं तो आप इस जबड़े को, निचले जबड़े को लेते हैं तो उसको, निचले जबड़े को 2 हाफ में बांट लीजिए। 2 हाफ में बांटेंगे तो एक तरफ हम जब बढ़ेंगे किसी तरफ तो यहाँ से देखेंगे तो 2 हो गया आपका इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया। उसी हिसाब से हम इधर भी बढ़ेंगे तो 2 आपका इंसाइजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया और 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया। ऐसा तो ये इस हिसाब से इसका फार्मूला दिया गया है 21, 23 बटे, चूंकि देखिए इधर है इतना, उतने इधर है, यही चीज ऊपरी जबड़े में, इसीलिए इसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है। टोटल संख्या हो जाती है 32। ये परमानेंट टीथ की बात होती है, मतलब कि एडल्ट टीथ की बात होती है, ये है। और जो मिल्क टीथ होता है, मतलब जो बच्चों में आते हैं पहले, उनको, उनका फार्मूला जो होता है 2103, 2102 और 2102 इंटू 2 मिल्क टीथ की कुल संख्या कितनी होती है 20। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि इसमें जो इंसाइजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 0 है और मोलर 2 है। और एक चीज आप लोग जानते हैं, जहाँ से एक दांत टूटता है जिस जगह से, वहीं से दूसरा निकलता है, तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। लेकिन अब आप इस फार्मूले से इसकी तुलना करेंगे, आप देखेंगे चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ मोलर है एडल्ट में, और यहाँ पे मोलर कितनी संख्या है 2 है, और यहाँ मोलर कितनी संख्या है 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जब एडल्ट में मोलर की संख्या 3 कैसे हो जाती है, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये प्रीमोलर ही होते हैं। लेकिन जबड़ा जब छोटा होता है तो वो उस पोजीशन पे ना होके, जैसे जबड़ा बढ़ेगा तो इधर की तरफ भी तो बढ़ेगा जगह, ऐसा नहीं कि इधर की तरफ बढ़ेगा। तो उस टाइम पे जब हम लोग काउंट करते हैं तो उस वाले पोजीशन पे कोई भी टीथ नहीं होता, लास्ट टीथ को मोलर कहते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि जो मोलर टीथ होता है वो जीवन में एक बार आता है।
बाकी सभी 2 बार आएंगे, जैसे इसकी जगह पे फिर आएगा, इसकी जगह पे आएगा। ये यहाँ पे देखिए दो संख्या किसकी है, प्रीमोलर की है। तो मोलर टीथ ही 2 बार आता है, सॉरी मोलर टीथ ही 1 बार आता है, बाकी ये प्रीमोलर और कैनाइन और इंसाइजर। एक क्वेश्चन ये बन जाता है ना कि कौन सा टीथ केवल एक ही बार आता है, तो वहाँ पे मोलर होता है। इस फार्मूले से हम लोग तुलना करके उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें मुख गुहा में एक पार्ट और आता है टंग का। टंग के बारे में हम बस थोड़ा सा बताएंगे आपको, जिसको जीवा कहते हैं। ये मांसल आर्गन होता है जो भोजन को पीसने में, सानने में और निगलने में मदद करता है, तथा लार में अच्छी तरह से मिलाने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है। और इस पे स्वाद कनिकाएं पाई जाती हैं। जीवा जो होती है क्या होती है, स्वाद कनिकाएं होती हैं, और इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जो इन क्षेत्रों में अलग अलग टेस्ट बड होते हैं, जिसको स्वाद कनिकाएं या टेस्ट बड कहते हैं। वो अलग अलग स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे अग्रभाग पे क्या हो गया, मीठा का स्वाद का अनुभव होता है। पश्च भाग में क्या होता है, कड़वा का। अगल बगल जो होता है खट्टे का, और जो मध्य वाला भाग होता है नमकीन का। तो बस इसका बहुत ज़्यादा के बारे में इसके बारे में चर्चा करके बस इतना ही जान लेते हैं। ये एक मांसल अंग होता है, और ये भोजन को चबाने में, निगलने में और लार के साथ मिलाने में तथा स्वाद की अनुभूति कराने में सहायक होता है। अब आगे आते हैं हम लोग, मुख गुहा के बाद ग्रास नली है, एक पतली नलिका होती है जो मुख से भोजन को ग्रहण करके आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और आमाशय की बात करेंगे तो आमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है। आमाशय जिसको स्टमक बोलते हैं, यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। कार्डियक, सॉरी फंडिक, 4 भाग में, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। इसके 4 भाग होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चित्र में, कार्डियक जो इसका शुरू का भाग होता है जहाँ पे ग्रासनी लाके मिलती है, और यही एक वाल्व होता है या एक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, जो भोजन को यहाँ से आने देता है, लेकिन वापस जाने में रोकता है। उसके बाद जो इसकी बाकी की बॉडी होती है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं, काय कहते हैं। और जो ग्रहणी वाले पार्ट की तरफ जो पार्ट होता है उसको हम पाइलोरिक एंड बोलते हैं, पाइलोरिक छोर बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है, वाल्व टाइप की संरचना होती है, जो जिसे हम पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर ये क्या करता है, ग्रहणी से वापस भोजन आमाशय में आने से रोकता है। ये आमाशय और ये थैलो, ये इसमें तन्यता, इलास्टिसिटी होती है, मतलब ये जितना इसका आकार होता है इसमें अगर और भोजन बढ़ता है तो थोड़ा तनता भी है। और इसके बाद अगला पार्ट होता है हमारा छोटी आंत का। छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी होता है, जिसे हम लोग डुओडिनम कहते हैं। और छोटी आंत मुख्य रूप से 3 भाग में बटी होती है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अभी हमने आपको पहले बताया कि छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है, 6 से 6.5 मीटर होती है। और उसके बाद ये छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है ये फिर कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, और यह 3 भागों में बटी होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। यही सीकम के नीचे आप लोग देख रहे हैं एक अंगुली सदिश संरचना निकली हुई है, जिसको क्रीमी रूप परिशेषका या अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फार्म अपेंडिक्स बोला जाता है। यह अवशेषी अंग के रूप में है। इसका काम सेलुलोज के पाचन में होता था, लेकिन अब मनुष्य में क्या है, इसका सेलुलोज का कोई सबस्टेंस वो खाता नहीं, तो पाचन में इसकी काम खत्म हो गया है और अवशेष के रूप में बची हुई है, अवशेषी अंग के रूप में बची हुई है। और कभी कभी क्या होता है, भोजन मतलब इधर अगर गलती से आ जाता है और इसमें बहुत दिनों तक पड़ा रह जाता है तो सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होती तो बहुत अजीब सा दर्द होता है, और इस स्वेलिंग होने की घटना को, क्रिया को एक रोग नाम देते हैं, अपेंडिसाइटिस। उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। तो ये अवशेषी अंग, तो बाद में इसको डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन करा के इसको निकाल देते हैं, इससे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो आगे की तरफ बढ़ता है उसे कॉलन कहते हैं। फिर लास्ट वाला भाग रेक्टम, और सीधे मलाशय, और मलाशय में गुदा द्वार। ये हो गया हमारा आपका पाचन तंत्र का आहार नाल वाला भाग। और दूसरा भाग हमने बताया था आपको पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां में जैसे लार ग्रंथि है,
यकृत है, अग्नाशय है। इसको हम लोग सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं क्योंकि ये पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं। तो हम लोग लार ग्रंथि के बारे में देखें। लार ग्रंथियां ये मुख गुहा में पाई जाती हैं और दो प्रकार की ग्रंथियां, एक माइनर और एक मेजर। तो माइनर लार ग्रंथियां जो होती है हमारे होंठ और अगल बगल की जो गड़बड़े इनमें छोटे छोटे और कम संख्या में पाई जाती हैं, बहुत छोटी होती है, बहुत कम मात्रा में लार का श्रावण करती हैं, तो इसलिए इनको माइनर की श्रेणी में रखा गया। लेकिन जो मेजर ग्रंथि है, मेजर में आपकी मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथि आती है, 3 जोड़ी, जिसमें पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। पैरोटिड ये हो गई एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है इसको कर्णमूल ग्रंथि भी बोलते हैं। यह यहाँ जबड़े के पिछले हिस्से में दोनों कोनों में पाई जाती 2 की संख्याओं में, और यह स्टेंसल डक्ट के द्वारा, स्टेंसल डक्ट की एक नली होती है पतली, उसके द्वारा क्या होती है, मुंह गुहा में खुलती है। और सब मैंडिबुलर ये निचले जबड़े में पाई जाती है, इसकी भी संख्या 2 होती है। और ये वाटसन डक्ट के द्वारा, वाटसन डक्ट के द्वारा ये मुंह गुहा में खुलती है और इसी के द्वारा लार का श्रावण करती है। और सबलिंगुअल जो होती है वो जीवा के नीचे पाई जाती है, इनकी भी संख्या 2 होती है और ये भी लार का श्रावण करती हैं। और लार के श्रावण में अभी हम लोग जो पाचन की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया था, उसका क्या कार्य होता है। ठीक, अब आगे आते हैं दूसरा ग्रंथि है यकृत। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा। इसलिए हम लोग शार्ट में इसके कार्यों को पाचन के संदर्भ में देखते हैं क्या क्या है, उसी में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बाइलोब्ड ग्रंथि होती है, मतलब 2 लोब की होती है। और ग्रंथि की बात करेंगे तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। अगर ग्रंथि कहें, एंडोक्राइन ग्रंथि, एक्सोक्राइन ना करके हम केवल ग्रंथि की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और इसका मल्टी फंक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। और इसमें पाचन के संदर्भ में इसके हम कार्य की बात करें तो ये पित्त रस का निर्माण करती है, पित्त रस का निर्माण करना, और पित्त रस का निर्माण के साथ उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करना, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण किसे, यूरिया के रूप में। और उपापचय की क्रिया में, उपापचय जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और विषैले हानिकारक विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम करता है। जैसे अब देखेंगे पित्तरस के निर्माण में, मतलब ये ब्लड जो रेड ब्लड कार्सिंग आरबीसी होती है उनके विखंडन के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, उनकी सहायता से करता है। और उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया का निर्माण करता है, अमोनिया से यूरिया का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में इसी का कार्य यकृत द्वारा ही होता है। और उपापचयी क्रियाओं में जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ये सब चीज़ें क्रियाएं होती हैं इनके द्वारा। और विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की बात करें तो उसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसको ये बाहर करने का कार्य करता है। फैगोसाइटोसिस नेचर की कुछ सेल्स होती हैं इसके अंदर, वो विषैली और हानिकारक चीज़ों का भक्षण करके खत्म करती है, शरीर को विष मुक्त करती है। ये हुआ आपका यकृत। और अच्छा बात करेंगे हम लोग तो बहुत काफ़ी हो जाएगा, लेकिन हम तो इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। अच्छा अब आता है एक और पाचक ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। और यह भी विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रावण करके पाचन की क्रिया में सहायता करती है। उन एंजाइमों के बारे में हम लोग पाचन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। तो ये था हम लोगों का पाचन तंत्र 2 भागों में, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। धन्यवाद।